बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड टार्क। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अच्छा। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have same direction। चलो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। Like parallel forces are the forces which are parallel to each other and have same direction। ठीक है, जैसे ये एक फोर्स है F1, ये दूसरी फोर्स है F2। दे आर इन सेम डायरेक्शन। नंबर वन क्या है? ठीक है, नंबर वन क्या है? सेम डायरेक्शन है एंड दे आर पैरेलल। तो इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ऑल द फोर्सेस which are applied in the same direction and they are parallel to each other are called like parallel forces। ठीक है, चलिए इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है। ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मासेस लटके हुए हैं। M1 थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये एक मास M1 है, ये एक मास M2 है और ये एक मास M3 है। ठीक है, और ये एक जगह से लटका हुआ है, ये धागे से। ठीक है, हाँ, वेट ऑफ द बॉक्स इज ड्यू टू वेट ऑफ द ऑल द बॉडीज इन इट। मतलब कि वेट ऑफ बॉक्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू क्या है? वेट ऑफ M1 प्लस वेट ऑफ M2 प्लस वेट ऑफ M3 and all these are acting vertically downward। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेट है एक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तमाम नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, इसको मैथमेटिकली अब इस तरह से कि अब टोटल मास बॉक्स का m हो गया और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टोटल वेट ऑफ द बॉक्स हो गया। अब ये इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन है? M1 मल्टीप्लाई G प्लस M2 मल्टीप्लाई G प्लस M3 मल्टीप्लाई G। ठीक है, तो ये तमाम फोर्सेस जो है ना वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। तो ये एग्जांपल है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक parallel
फोर्सेस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? द फोर्सेस दैट आर parallel to each other but have opposite direction. Opposite डायरेक्शन। ठीक है, तो इनको कहते हैं अनलाइक पैरा फोर्स। जैसे ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, दे आर पैरेलल, ये पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इनको कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, लेट्स से इन मास m is hanging from a string. The string is stretched due to weight of the box. ठीक है, मतलब कि ये जो धागा है ये नीचे खींचा होता है। ठीक है, इसके वेट की वजह से। इसका वेट क्या है बॉक्स का? m1 मल्टीप्लाई g, और जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेट इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब जो टेंशन है इस धागे के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम T से जाहिर करते हैं। इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। टेंशन इन स्ट्रिंग is acting vertically upward. तो देखिए अब एक वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक टेंशन इन स्ट्रिंग है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है। तो ये फोर्सेस पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा अपना टेक्स्ट पढ़ने में भी आसानी हो। द फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज द वेट ऑफ द बॉक्स, वेट ऑफ द मास m। ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। एंड टेंशन द स्ट्रिंग विच इज पुलिंग द मास अपवर्ड। ठीक है, ये धागा जो है इसके अंदर ये टेंशन है इज पुलिंग द मास अपवर्ड, ऊपर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, ये है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो है ना दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, और प्रैक्टिकली क्या है कि दीज आर इक्वल टू ईच अदर। सो वेट ऑफ बॉडी या बॉक्स इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग। अब वेट किसके बराबर है? W1 के बराबर है, और टेंशन इन स्ट्रिंग T के बराबर है। वेट क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन इन स्ट्रिंग किसके बराबर होगी? m1 मल्टीप्लाई g। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और सिंपल सादा सी एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है। ये एक मीटर रॉड है, ठीक है, मीटर रॉड है, इसकी ख़ास लेंथ है, और ये एक पाइवोट पॉइंट है जिस पे ये घूम सकता है, ये बैलेंस है इसके ऊपर, ठीक है। इस पे एक मास लटकाया गया है, ये M1, और इस तरफ एक मास लटकाया गया है M2। ये दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। इसका वेट W1 नीचे की तरफ, इसका वेट भी W2 नीचे की तरफ। अब घूमने का जो पॉइंट है ना वो ये है जहाँ पे ये रोटेट कर सकता है, ये पाइवोट पॉइंट को हम P से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो वेट 2 है वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और जो है ना W1 इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक किस्म की रोटेशन की मिसाल हो गई कि किस तरह दो लटके हुए वेट जो है ना एक चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम अब इनको इस रोटेशन की ना आप समझ आ गई कि दो डायरेक्शन होती हैं, या क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जो है ना अब हम आपको इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट between clockwise moments and anti-clockwise moment। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फ़र्ज करें इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अब वो मोमेंट जो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे या घुमा ले उसे कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करे या घुमा ले, रोटेट कर ले, उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। If the applied force is capable of rotating a body in clockwise direction, it is called clockwise moment। It's called clockwise moment, ठीक है। मतलब कैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ स्पैनर और नट के खोलने की। अब आप सबको पता होगा कि जो है ना जब हम नट को किसी भी नट को टाइट करते हैं, एक नट को एक पेज को जब टाइट करते हैं तो आप किस डायरेक्शन में घुमाते हैं? वी रोटेट द स्पैनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टाइटन ए नट और बोल्ट, ठीक है। देखें कैसे, ये एक नट है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये ऐसे 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 और ऐसे एक नट है, ठीक है। अब आपने इसके गिर्द डाल दिया स्पैनर,
ये किसी और कलर से बनाते हैं ताकि ज़रा आपको नज़र आए, ठीक है। ठीक है, इतना अच्छी शक्ल तो नहीं बनी, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूँ इससे, ठीक है, ठीक है ना। ये एक ये नट है, ये क्या है, पेच है, नट है, ठीक है, या बोल्ट है, ठीक है, और ये स्पैनर है। अब जब हम इसको टाइट करना चाहते हैं तो हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है, इससे ये टाइट हो जाता है। आप करके देख सकते, आपने कई दफ़ा किया भी होगा, ठीक है। तो ये किसकी मिसाल है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, बिकॉज द नट इज़ बीइंग मूव्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, उसी डेफिनेशन से हम चलते हैं, इसी से ही। इफ़ द फोर्स इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अ बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख दूं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी। इफ़ द फोर्स, चलें कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द फोर्स, इफ़ द अप्लाइड फोर्स is capable of moving या rotating a body in anti-clockwise direction, it is called anti-clockwise movement, ठीक है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं नट की, ठीक है, ये मैं नट बना रहा हूँ, एक नट बन गया। अब हम एक स्पैनर बांधते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जब ये नट टाइट है और हम इसे खोलना चाहते हैं तो आप किस डायरेक्शन में घुमाते हैं, आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब इस वक्त हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से नट और बोल्ट इज लूजेंड, नट और बोल्ट इज लूजेंड by applying force in anti-clockwise direction, which in turn produces anti-clockwise moment, anti-clockwise direction, ठीक है। अच्छा, इस सब के पढ़ाने का आपको मकसद था एक कंसेप्ट देना, ठीक है। वो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, वो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, जिसमें हम यूज़ करेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का कंसेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन का कंसेप्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये क्या कहता है,
ये कहता है कि जब एक चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है, जब एक चीज़ बैलेंस होती है, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, और ये हम आगे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ेंगे तो सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम भी यही है। ठीक है, तो मैं इस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता हूँ आपके लिए। फॉर एन ऑब्जेक्ट क्लब मोमेंट, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड अनक्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये जो है ना इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मैथमेटिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करेंगे तो जो है ना आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज मोमेंट्स and anti-clockwise moment is equal. Is equal to 0. ठीक है, तो बाय कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम कहते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव, को पॉजिटिव कहते हैं, और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो फिर डिस्क्राइब कर लेता हूँ आपके लिए। By convention, the clockwise torques or clockwise moments are taken as positive, while the clockwise torques or clockwise moments are taken as negative. ठीक है, तो अब मज़ीद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं कि जो है ना कि सम ऑफ जो है ना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकली भी लिखता हूँ। ठीक है, मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं आप कि सिग्मा मतलब तमाम टॉर्क का मजमूआ, ठीक है, सिग्मा क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा कौन से टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज, या सिग्मा कौन से मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इसको नेगेटिव लेते हैं तो उसको प्रेस कर लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस सिग्मा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब हम एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि एग्जांपल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें एग्जांपल हम लेते हैं इसकी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की एग्जांपल आप कैसे लेंगे। ठीक है, कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, ठीक है, इससे दो वेट लटके हुए हैं, ये इसका पाइवोट पॉइंट है जहाँ पे ये घूम सकता है। ठीक है, ये इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करता है, इसका मास m1 है, उसका वेट w1 है, और ये एक दूसरा मास है, इसका मास m2 है, इसका वेट w2 है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये इसको इस तरह घुमा सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना प्रिंसिपल मोमेंट में जो है ना हम क्या करते हैं कि ये जो पाइवोट पॉइंट होता है
इसका एक मास से डिस्टेंस कितना है, ये फर्ज करें इसका डिस्टेंस d1 है और इसका डिस्टेंस एक दूसरे पेन से करते हैं। ठीक है, ये इस मास का डिस्टेंस पाइवोट पॉइंट P पॉइंट से डिस्टेंस d1 है और इस पॉइंट का डिस्टेंस d2 है। तो मोमेंट क्या होगी, जितनी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस, मोमेंट किसके बराबर होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसे, आगे जाकर हम इसको टार्क कहेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आप आए W1 की तरफ। W1 इज वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ये है, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बराबर होगी, इसका वेट कितना है, अप्लाइड फोर्स कितनी है इसमें, पहले ये आप सोचें। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखें वेट इस तरफ है और डिस्टेंस इस तरफ है, ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं देखें, आपको सोचें। ठीक है, वेट क्या है, नीचे की तरफ है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पाइवोट पॉइंट से वो इसके परपेंडिकुलर है। ये देखें इधर 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है। तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स जो कि इस सूरत हाल में वेट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट W1 है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है D1, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गई। अब आप आ जाएं क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, वो किस बराबर की, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अप्लाइड फोर्स क्या है, वो है वर्टिकली डाउनवर्ड वेट 2 W2 मल्टीप्लाई इसका वर्टिकल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो D2 है, तो ये हो जाएगा D2। तो क्लॉकवाइज टार्क हो गया W2 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक मीटर रॉड है, ठीक है, एक बॉडी लटकी हुई है, ये एक पाइवोट पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे ये रोटेट कर सकता है। इसका वेट कितना है, 2 न्यूटन। वेट कितना है, 2 न्यूटन और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इसका जो फासला है पाइवोट पॉइंट से वो है 0.2 मीटर। ठीक है, तो पहले तो आप देखें कि ये फोर्स और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखें ये इस डायरेक्शन में है और वेट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गए ना, 90 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा, आप दूसरी तरफ आएँ, दूसरी तरफ क्या है, ये वेट W2 है, इसको W2 कह दें और इसको W1 कह दें, और ये कितना है, ये W1 4 न्यूटन है और इसका डिस्टेंस जो है ना वो है 0.2 मीटर। ठीक है, और ये फिर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखें वेट इस तरफ है और D2 इस तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉडी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है। W1 हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट द मीटर रॉड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और W2 हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव द मीटर रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है,
तब आप इनकी मोमेंट्स निकालें। अच्छा, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट निकालने पहले आप, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है? 4 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है? 0.2 मीटर। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी हो गई? 4 मल्टीप्लाई 0.2 8 न्यूटन मीटर। ठीक है। सिमिलरली आप कैलकुलेट करें क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, वो किसके बराबर हो गई? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी है? 2 न्यूटन। कितनी है? 2 न्यूटन मल्टीप्लाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सॉरी, ये जो है ना, ये इसका 4 कर 0.4 मीटर। ये कितना हो जाएगा? ये भी 8 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों चूँकि मोमेंट्स क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर निकली हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। दोनों निकली हैं 8 न्यूटन मीटर और 8 न्यूटन मीटर। तो सिस्टम क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है। बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब कि ये रोटेट नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे ठहरा रहेगा ऐसे। ये मीटर रॉड क्या होगा? रोटेट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में एग्जांपल है, वो हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 4.2। ठीक है। 2 लड़के हैं, कामिल एंड बिलाल। ठीक है। और सिटिंग on a seesaw at F9 Park, Islamabad। ठीक है। अच्छा, कामिल का क्या वेट है? कामिल का वेट है 250 न्यूटन। ठीक है। एंड ही इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। अच्छा, और वो कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड बिलाल सिट। ठीक है ना? एट व्हाट डिस्टेंस शुड बिलाल सिट, किस डिस्टेंस में बिलाल को बैठना चाहिए टू बैलेंस द सीसा। तो बिलाल का वेट ऑफ बिलाल है 200 न्यूटन। ठीक है। मैं क्वेश्चन एक दफ़ा फिर आपको समझाता हूँ।
ये मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप क्वेश्चन से मज़ीद जो है ना कर सकते हैं किताब से एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट किए क्वेश्चन को कि एक शीशा है, उस पर दो लड़के बैठे हुए हैं, एक कामिल और बिलाल। कामिल का वेट 250 न्यूटन है और किस फासले पे बैठा हुआ है 0.6 मीटर पे। दूसरा लड़का बिलाल है जिसका वज़न 200 न्यूटन है। अब हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है कि किस डिस्टेंस पे उसको बिठाएं कि ये बैलेंस हो जाए, मतलब कि रोटेट ना करे। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, ठीक है। ये एक शीशा है, ठीक है, और ये एक पाइवोट पॉइंट है जिस पे वो बैलेंस होता है। इधर लड़का बैठा हुआ है बिलाल, ठीक है, और इधर बैठा हुआ है कामिल का वेट कितना है 250 न्यूटन, ये फोर्स है, ठीक है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। उसका वेट है 200 न्यूटन, वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगी। अब वो कहता है कि ये जो लड़का बैठा है ना बिलाल, इसको हम किस फासले पे बिठाएं कि इसको हम W2 कह देते हैं, इसको W1 कह देते हैं। इसको हम किस फासले पे बिठाएं कि ये बैलेंस हो जाए, और इसका फासला उन्होंने आपको बताया हुआ है 0.6 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ कामिल कितने हैं 250 न्यूटन, ठीक है। मोमेंट आर्म या डिस्टेंस, मोमेंट आर्म और डिस्टेंस ऑफ कामिल फ्रॉम पाइवोट पॉइंट, फ्रॉम पाइवोट या एक्सेस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे चीज़ घूम सकती है, वो किसके बराबर है 0.6 मीटर। ये एक इंफॉर्मेशन है और ये एक दूसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या हुई है, दी हुई है, तीसरी इंफॉर्मेशन है वेट ऑफ बिलाल। वो है 200 न्यूटन। अब कामिल का वेट ऐसा है कि वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, और बिलाल का वेट ऐसा है कि वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो हम प्रिंसिपल मोमेंट अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वाइज पूरा लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू है क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब इक्वल करें हम। मोमेंट क्या होती है, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम मोमेंट आर्म भी कह रही हैं। अप्लाइड फोर्स 1 और क्लॉकवाइज क्या है, अप्लाइड फोर्स 2 मल्टीप्लाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स F1 को हम इसको F1 से रिप्रेजेंट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें डिस्टेंस 1 को D1 से कर लें। इस तरह अप्लाइड फोर्स 2 को आप F2 से रिप्रेजेंट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें डिस्टेंस 2 से। तो ये हमने मालूम करना है कि बिलाल को किस फासले पे बिठाएं, तो D2 हमने मालूम करना है। अब F1 क्या है, हमारे पास वो फोर्स है जो कि कामिल अप्लाई कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो कितनी है 250 न्यूटन, मल्टीप्लाई ये कितने फासले पे बैठा है 0.6 मीटर पे, इक्वल टू F2 क्या है, बिलाल का वेट है, वो है 200 न्यूटन, मल्टीप्लाई किस फासले पे हम बिलाल को बिठाना है ताकि ये बैलेंस रहे, हिले ना, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब आप जो है ना इस तरह करें कि इनको कर लें डिवाइड दोनों तरफ से 200 न्यूटन से, ठीक है। 250 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.6 मीटर
इज इक्वल टू 200 न्यूटन मल्टीप्लाई d2। तो अब दोनों तरफ 200 न्यूटन से डिवाइड कर लें। ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0.75 मीटर इज इक्वल टू d2, ठीक है। तो ये बिलाल को इस फासले पे हमें बिठाना चाहिए। मतलब क्या है, ये शीशा है, ठीक है, ये पाइवोट पॉइंट है, इसमें एक बंदा कामिल है, के से वो कितने फासले पे बैठा है, 0.6 मीटर पे, और वेट कितना है उसका वर्टिकली डाउनवर्ड, वो है 250 न्यूटन। एक दूसरा बच्चा है जो कि बैठा है इस जगह पे, इसका वेट है 200 न्यूटन, इसका नाम है बिलाल, इसका वेट भी डाउनवर्ड है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकला है हमारे पास 0.75 मीटर। तो ये इस पे ये बैलेंस होगा, मतलब कि मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलें जी, अगर आप चाहते हैं तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपकी किताब में है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 इन FDISC बुक। क्वेश्चन नंबर 2, a long uniform steel bar of length 1 meter is balanced है, is balanced at a pivot point, ठीक है। नेक्स्ट है 2 masses M1 and M2 are suspended लटकाए गए हैं, suspended at a distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot point। ये मैं शक्ल से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब अगर ये बैलेंस है और हमारे पास M1 है 0.6 किलोग्राम, तो बैलेंस होने के लिए दूसरा मास कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको शक्ल से समझा देता हूँ ये, ठीक है। ये देखें, ये एक स्टील रॉड है, ठीक है, ये इसका पाइवोट पॉइंट है जहाँ पे ये घूम सकता है। इसके एक तरफ मास M1 है जिसकी वैल्यू आपको बताई है 0.6 किलोग्राम, और कितने फासले पे ये मौजूद है, 0.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, दूसरा मास इधर लटका हुआ है, ये कि इसकी फोर्स भी डाउनवर्ड होगी, इसकी फोर्स भी डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इसका मास M2 है, और ये कितने फासले पे पड़ा हुआ है, ये 0.3 मीटर पे पड़ा हुआ है।
अब अगर ये स्टील रॉड बैलेंस है, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट रोटेटिंग, ना ही ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ना ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसके लिए m2 कितना होना चाहिए? तो सेम आप अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क इज इक्वल टू है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, मैं टार्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी हमने टार्क का टॉपिक शुरू नहीं किया, सॉरी, ये हम आगे थोड़ी देर बाद शुरू करने लगे हैं, इसलिए फ़िलहाल मैं मोमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मोमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इधर लिख भी देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। वो क्या कहते हैं आपको कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के? फोर्स अप्लाइड, मतलब कि पहली फोर्स मल्टीप्लाई उसका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि दूसरी फोर्स मल्टीप्लाई दूसरा डिस्टेंस। तो फोर्स मल्टीप्लाई कितनी होगी? वो होगा वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट m1। तो इसका वेट क्या होगा? w1, w1 मल्टीप्लाई d1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फोर्स अप्लाई टू क्या होगी? w2 मल्टीप्लाई d2। अब वेट क्या होता है? मास m1 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई d1 पहले से खड़ा है। अब v2 क्या है? m2 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई d2। अब दोनों तरफ आप इस तरह करें, जी कैंसिल कर दें, तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई d1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई d2। अब हमने मालूम करना है m2, तो दोनों तरफ आप क्या करें? d2 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, इस तरह d2 कैंसिल, तो ये m2 किसके बराबर हो जाएगा? m1 मल्टीप्लाई d1 डिवाइड बाई d2। इसका उल्टा लिख लें तो m2 बराबर हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई d1 डिवाइड बाई d2। तो मास किसके बराबर होगा? m2, m1 कितना है? 0.6 किलोग्राम, मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस था 0.2 मीटर, और दूसरे मास का डिस्टेंस क्या था? 0.3 मीटर। ठीक है, तो आप इस तरह करें, ये मीटर मीटर कैंसिल कर दें। ठीक है, और इसको आप जवाब निकालें तो ये हो जाएगा 0.4 किलोग्राम। मतलब क्या है कि इसके लिए इसका वज़न, इसका मास 0.4 किलोग्राम हो तो फिर आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मास क्या निकला हमारे पास? 0.4 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कि 2 masses 250 gram and 100 gram are hanging at a distance of, at position 65 centimeter and 80 centimeter respectively on a uniform meter rod,
ठीक है, ये दोनों मासेस हम फ़िलहाल कहते हैं कि एक ही साइड पे, ठीक है। और ये पिवट पॉइंट जो है ना, ये 50 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना। ऑन यूनिफॉर्म स्टील रॉड पिवटेड, मतलब जहाँ पे उसको घुमाया जा सकता है। एक्सेस ऑफ रोटेशन किस पे है, 50 सेंटीमीटर पे है, मतलब कि हाथ दरमियान 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ। अब है कि ये दो मासेस लटके हुए हैं एक साइड पे, एक पिवट पॉइंट से जो है ना, एक 65 सेंटीमीटर पर, एक 80 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर और ये 65 सेंटीमीटर। एक का वेट वजन, एक का मास 250 ग्राम और दूसरे का जो है ना 100 ग्राम। ये ऐसे हो गया। अब वो कहते हैं वेयर शुड ए थर्ड मास 400 ग्राम का बी पोजीशन टू बैलेंस द रॉड, कि अब रॉड को बैलेंस रखना है तो तीसरा जो वेट है वो कहाँ लटकाना चाहिए, ठीक है ना। वेयर शुड थर्ड मास ऑफ 400 ग्राम बी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, टू बैलेंस द स्टील रॉड, टू बैलेंस द, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये स्टील रॉड है, ठीक है। इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पिवट पॉइंट दरमियान में है, मतलब कि इसका पिवट पॉइंट है इस तरफ भी 50 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ भी 50 सेंटीमीटर। बाई कन्वेंशन आप इसको ज़ीरो ले लें और इस पॉइंट को आप 100 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मास लटकाने पे। ये पहला मास हमने लटकाया हुआ है इस डिस्टेंस में, ठीक है, और दूसरा मास इधर लटकाया हुआ है, ठीक है। इस मास का डिस्टेंस है 65, तो ये 500 तो ये हो गया, तो ये 15 सेंटीमीटर और हो गया, तो इसका टोटल फासला कितना हो गया, 65 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है ना दूसरा मास वो किस फासले पे लटका हुआ है, वो 80 सेंटीमीटर पर लटका हुआ है, मतलब कि इस पॉइंट से पिवट पॉइंट्स का फासला 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक तीसरा मास हम लटकाते हैं, कहते हैं कि ये तीसरा मास जो है ना, ये ऐसे ऐसे है, ये M3। इसको मैं इसमें लेफ़्ट साइड पे कहाँ पे इसको लटकाऊँ या इधर लटकाऊँ, कि इसका कितना फासला होना चाहिए कि वो बैलेंस रहे, ठीक है ना। इसको हम M1 कह देते हैं, चलें इसको हम M1 कह देते हैं, इसको हम M1 कह देते हैं, इसको M2 कह देते हैं, इसको M3 कह देते हैं। अब आप देखें कि ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। जो ये दो एक साइड पे हैं वो दोनों मिल के इसको इस तरफ घुमाएंगे, और एक जो लेफ़्ट साइड पे है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई कैसे करें इसके ऊपर। चलें ये शक्ल सामने रहे, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, वो M1 घुमा रहा है, ये इसको M1 एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। अच्छा, ये कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, ये W1 अप्लाई करेगा, और जो कि बराबर होगी M1 × G के।
ठीक है। और इसका जो है ना मास कितना है, वो है 400 ग्राम, ठीक है। और M2 हमारे पास कितना है, वो है 250 ग्राम। और M3 हमारे पास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली क्या होगा, ठीक है, कि क्लॉक वाइज टार्क क्या होगा, W1 अप्लाइड फोर्स है मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा। क्लॉक वाइज टार्क में दो हैं, एक है M2 मल्टीप्लाई, सॉरी अभी नहीं इसको लिखता है, इसका वेट 2 मल्टीप्लाई G सॉरी ये G भी नहीं लिखते अभी, वेट 2 मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस प्लस वेट 3 मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस। अब आप सोचेंगे इसको मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ये दोनों एक साइड पे खड़े हैं पाइवोट पॉइंट की। जो पाइवोट पॉइंट की जहाँ पे चीज़ घूम सकती है उसकी एक साइड पे खड़े हों तो वो एक किस्म का टार्क प्रोड्यूस करेंगे, एक किस्म की मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। M2 एंड M3 आर हैंगिंग ऑन द राइट साइड ऑफ पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट P है, ठीक है ना, ये इसको मैं मज़ीद पॉइंट P, अब ये राइट साइड पे हैं तो ये एक किस्म का क्लॉक मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, लेफ्ट से वो क्लॉक वाइज मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो राइट लेफ्ट साइड पे हैं वो एक मास है, वो अपना मोमेंट पैदा करेगा। तो अब आप इसके अंदर जो है ना वैल्यूज पुट कर लें, और W1 क्या होगा, M1 मल्टीप्लाई G, ठीक है, मतलब कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस। अब W2 किसके बराबर होगा, M2 मल्टीप्लाई G और D2 इसका पहले खड़ा हुआ है, प्लस W3 क्या है, M3 मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई D3, ठीक है। अब आप इसे हल करें, इस तरह करें कि M1 मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू, इसमें से G अब कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये G क्या हो जाएगा, M2 मल्टीप्लाई D2 प्लस M3 मल्टीप्लाई D3, ठीक है। तो ये G कैंसिल, सॉरी ये G कैंसिल, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2 प्लस M3 मल्टीप्लाई D3। तो आप D1 डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है मैथमेटिकली, ठीक है, या आप पहले वैल्यूज पुट करते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब M1 क्या है, M1 क्या है हमारे पास 400 ग्राम, ठीक है ना। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब M1 क्या है, 400 ग्राम है, तो आप इससे ना 400 को K से मल्टीप्लाई भी करें, K से डिवाइड करें और ग्राम ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 400, ये किलोग्राम वैसे रहे, नीचे वाले किलो का 1000 लिख लें, तो M1 किसके बराबर हो जाएगा 0.4। ये 400 और 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.4 और किलोग्राम और किलोग्राम, ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है मासेस को, ठीक है। अच्छा, सेम आप M2 को कन्वर्ट कर लें। M2 हमारे पास कितना है 250 ग्राम, तो आप इस तरह का 250 K से मल्टीप्लाई करें, K से डिवाइड करें, किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है। 250 किलोग्राम, तो इसकी नीचे वाले किलो की जगह आप 1000 लिख लें, तो ये M2 हमारे पास निकलेगा 0.25 किलोग्राम, ठीक है। तीसरा मास आप ले लें, M3 किसके बराबर होगा 100 ग्राम, ठीक है। तो ये 100 मल्टीप्लाई किलो से मल्टीप्लाई भी करें, ग्राम का ग्राम और किलो से डिवाइड भी करें, ठीक है। तो ये 100 मल्टीप्लाई किलो की जगह किलो रहने दें ऊपर, नीचे किलो की जगह 1000 लिख लें, तो ये हो जाएगा 0.1। M3 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1 किलोग्राम। ये सारे मासेस किलोग्राम में कन्वर्ट हो गए। डिस्टेंस अगर सबके एक यूनिट में हैं, फर्क सेंटीमीटर में हैं, तो आप सेंटीमीटर में रहने दें। अगर डिफरेंट हूँ, एक मीटर में हो, एक सेंटीमीटर में, फिर आप उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अब आप इस फार्मूले में पुट करें कि M1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2 प्लस M3 मल्टीप्लाई D3, ठीक है। तो
m1 मल्टीप्लाई d1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई d2 प्लस m3 मल्टीप्लाई d3। अब m1 कितना है 0.4 किलोग्राम मल्टीप्लाई d1 के किसको किस डिस्टेंस पे हमने खड़ा करना है वो हमने मालूम करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 कितना है 0.25 किलोग्राम मल्टीप्लाई d2 कितना है d2 हमारे पास है कितना पाइवोट पॉइंट्स का डिस्टेंस बन जाएगा। देखिए 65 सेंटीमीटर तो इस जगह से है ना, 65 सेंटीमीटर का जीरो से है इधर तक 65 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने देखना है पाइवोट पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना बनता है 15 सेंटीमीटर। और जो दूसरा मास है उसका इस जीरो वाले पॉइंट से 80 सेंटीमीटर है, तो पाइवोट पॉइंट तक 50 है, तो आगे कितना बच जाएगा 30 सेंटीमीटर। और इस तरफ जो है ना ये वाला D1 है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई D1 कितना निकला है 15 सेंटीमीटर प्लस 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको कर लें कैलकुलेट 0.25 0.25 और 15 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना जवाब आएगा, ये तकरीबन आएगा 3.65। तकरीबन 3.675 आएगा, ठीक है, किलोग्राम सेंटीमीटर प्लस 30 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 0.1 से किलोग्राम 0.1 किलोग्राम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये भी तकरीबन 3 हो जाएगा, ये 3 किलोग्राम सेंटीमीटर। और ये D1 का D1 मल्टीप्लाई 0.4 किलोग्राम। अब D1 के साथ क्या रह गया है, सिर्फ 0.4 किलोग्राम रह गया है। ये अब दोनों तरफ डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो D1 के पास कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 6.675 किलोग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.4 किलोग्राम। ये कैंसिल हो गया, तो D1 इसका जवाब आएगा आपका 16.65 सेंटीमीटर 0.87 सेंटीमीटर का जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टॉर्क के टॉपिक पे, ठीक है। तो टॉर्क भी हम इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ना एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊँगा, व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिजिड बॉडी, व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। फिर टॉर्क की तरफ चलते हैं, सॉरी, ठीक है। ए बॉडी इज इफ़ ए बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हों, ऐसे ये एक बॉडी है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक है ना। इफ़ अगर as a result of applying this force, if the particles remain at their position, मतलब distance between all the particles of the body do not change by applying force, it is called rigid body। अब मैंने फोर्स अप्लाई की तो फिर पार्टिकल्स के दरमियान में जो है ना डिस्टेंस हो ही रहा, ठीक है, डिफॉर्म नहीं हुई, ठीक है, बॉडी की शेप चेंज नहीं हुई,
ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी है। तो ये क्या है? रिजिड बॉडी है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ कि एक बॉडी क्या होती है। कोई भी बॉडी होती है कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। रिजिड बॉडी क्या हो गया, हम ये पढ़ रहे हैं। ए बॉडी इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, और पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में पड़े होते हैं। ठीक है, और इस पर एक फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस तब्दील ना हो, तो इस किस्म की बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। इन अदर वर्ड, ए रिजिड बॉडी इज वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और डी शेप्ड ना। तो इसके क्या है, रिजिड बॉडी के पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस डज नॉट चेंज। डिस्टेंस बिटवीन particles of a rigid body does not change if we apply force on it, when we apply force on it. Force on rigid body। ठीक है, दूसरी क्या है कि इट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड। रिजिड बॉडी इज वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड। ए रिजिड बॉडी इज वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड। दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड when an external force is applying on it. When an external force is applied on it. ठीक है, ठीक है, इसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या है? इफ़ फोर्स इज अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज। मतलब उसके पार्टिकल्स के दौरान डिस्टेंस तब्दील नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी रिजिड बॉडी पे तो उसके जो है ना शक्ल तब्दील नहीं होती, वो शक्ल ख़राब नहीं होती। इट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड, इट इज़ नॉट डी शेप्ड। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं टार्क के टॉपिक। ठीक है, क्योंकि टार्क के टॉपिक में हम रिजिड बॉडी को ही कंसिडर करेंगे। टार्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि रोटेशनल मोशन और जो है ना डायनेमिक्स 2 का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग अफेक्ट, घूमने का असर। ठीक है ना, टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा मैथमेटिकली क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म is called टॉर्क। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे मोमेंट आर्म क्या है? ठीक है,
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, ये इस जगह से घूम सकता है, इस जगह से भी घूम सकता है, ठीक है। अब जिस जगह पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है, ठीक है, वो लाइन है जिसके अलांग फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। और जिस जगह से जगह पे चीज़ घूमती है उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ। नहीं समझ आई? देखें, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें, एक और मैं फ़र्ज़ करें, ये एक छोटा सा मास बनाते हैं, ये एक मास है, ठीक है। अब ये फोर्स ऐसे अप्लाई हुई है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ऐसे, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, ये है। अब इधर फोर्स अप्लाई करूँ तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? ऐसे होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। अब जिस जगह पे दरवाज़ा घूमता है, ठीक है, ये है वो, ये दीवार के साथ जो लगा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब दरवाज़ा ऐसे घूमता है तो फोर्स ऐसे अप्लाई होती है, ठीक है। अब फोर्स जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होती है, फ़र्ज़ करें फोर्स हमने इधर अप्लाई किया है, तो जिस जगह पे फोर्स अप्लाई की है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और उससे लेकर जहाँ पे दरवाज़ा घूम रहा है इस पॉइंट पे, इसका जो डिस्टेंस है ना, ये मोमेंट आर्म होता है, इसे कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। तो ये देखें कि फोर्स कैसे अप्लाई हुई है, फोर्स ऐसे अप्लाई हुई है, और डिस्टेंस क्या है? इस ऐसे है, फोर्स ऐसे अप्लाई हुई है और डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ आपको। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation, ठीक है। इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। तो क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन भी आपने समझ लिया होगा कि जिस जगह से कोई चीज़ घूमती है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अच्छा, अब टार्क की मैथमेटिकल फॉर्म पे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अब यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा? टॉर्क की जगह आप लिखें टॉर्क, इसको कहते हैं टॉ, TAU, इसको आप लिखें यूनिट ऑफ टॉ। तो आर का यूनिट डिस्टेंस है तो मीटर हो गया, मल्टीप्लाई फोर्स का यूनिट क्या हो गया? फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया? यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर क्या होता है टॉर्क? कि जब 1 न्यूटन की हम फोर्स अप्लाई करें और मोमेंट आर्म 1 मीटर हो तो 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा होता है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है। अच्छा,
वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। खैर फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब तो इस टॉपिक को कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब टार्क क्या है मैथमेटिकली देखें। टार्क है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स। अब अगर मोमेंट आर्म को इंक्रीज़ करें तो भी टार्क इंक्रीज़ होता है, फोर्स को इंक्रीज़ करें तो भी टार्क इंक्रीज़ होता है, ठीक है, सही है। और अगर सेम टार्क के लिए आपको फॉर प्रोड्यूसिंग सेम टार्क इफ़ मोमेंट आर्म इंक्रीज़ होता है तो फोर्स हमें कम अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। देखें ना कि फ़र्ज़ करें हमने टार्क पैदा करना था, दो केसेस लेते हैं, दोनों सूरत हाल में टार्क 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है। एक में हम जो है ना मोमेंट आर्म लेते हैं, आर को हम लेते हैं 5 मीटर, टार्क इधर भी 10 न्यूटन मीटर है। इधर हम लेते हैं टार्क आर हम लेते हैं, मोमेंट आर्म लेते हैं 1 मीटर। तो फोर्स निकालें, किस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। देखें, जिसमें मोमेंट आर्म कम होगा फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर प्रोड्यूसिंग सेम टार्क। इसके लिए फ़ोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि मोमेंट आर्म ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल भी आपको मैथमेटिकली करवाएंगे हम, ठीक है। तो टार्क किसके बराबर है, टार्क इज इक्वल टू है आर मल्टीप्लाई एफ। तो टार्क हमारे पास कितना है 10 न्यूटन मीटर, आर कितना है 5 मीटर है। इसको F1 कह लें, इसको F2 कह लें, ठीक है। तो ये F1 हम करते हैं, हम दोनों तरफ 5 मीटर से आप डिवाइड कर लें, ये कैंसल, ये मीटर मीटर कैंसल और ये हो जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि 10 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस करने के लिए अगर मोमेंट आर्म 5 मीटर हो तो फोर्स कितनी अप्लाई करना है 2 न्यूटन। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, इसमें भी टार्क वही है, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स। अब टार्क कितना है 10 न्यूटन मीटर, मोमेंट आर्म कितना है 1 मीटर, तो इसमें फोर्स कितनी होगी वो, ठीक है। तो ये कैंसल हो जाएगा, 1 मीटर दोनों तरफ डिवाइड कर लें, इसमें हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी 10 न्यूटन की। हमने दोनों सूरत में कितना टार्क प्रोड्यूस करना था 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब एक में हमने रखा टार्क मोमेंट आर्म हमने रखा 5 मीटर, दूसरी तरफ हमने रखा 1 मीटर। अब जिसमें टार्क हमने ज़्यादा अप्लाई किया है उसमें हमने फोर्स कम अप्लाई की है, जिसमें हमने मोमेंट आर्म कम रखा है वहाँ पे हमने जो है ना कम ज़्यादा फोर्स अप्लाई की। अब एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एक जो लॉन्गर स्पैनर होते हैं, जो लॉन्ग लेंथ वाले होते हैं नट या बोल्ट खोलने के लिए, वो क्यों टायर के लिए यूज़ होते हैं बड़ी गाड़ियों के लिए। जो छोटे टायरों छोटे नटों पेचों के लिए हम छोटा स्पैनर इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही वजह होती है कि हमें फ़ोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती है। फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने 2 केसेस बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ही बोल्ट है, ठीक है, ये एक ही बोल्ट है दोनों सूरत हाल में। ठीक है, और ये फिर सेम बोल्ट बनाता हूँ, और इसमें मैं जो स्पैनर है ना वो लंबा ले लेता हूँ। नट सेम है तो इसको खोलने के लिए हमें सेम टार्क ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें 10 न्यूटन मीटर टार्क ज़रूरत है, 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, सही है। अब होगा क्या कि एक में हमने लंबा स्पैनर ले लिया है, ठीक है। अब इसका ये जो मोमेंट आर्म है ना,
ये R1 है और इसका मोमेंट आर्म कितना है, ये R2 है। अब देखें इसमें किस में खोलना आसान है। अब इसकी लंबाई फ़र्ज़ करें है 0.5 मीटर और इसकी लंबाई है 0.2 मीटर। तो किस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास लंबा मोमेंट आर्म कम है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी, और जिसमें हमारे पास मोमेंट आर्म ज़्यादा है उसमें फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब कि F1 ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि वो छोटा स्पैनर है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिमिलर जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेशन की है ये वाली। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई लॉन्गर स्पैनर्स आर यूज्ड टू टाइटन आर ओपन द नेट्स ऑफ ए व्हीकल टायर वाइल टाइटनिंग ए स्मॉल नट और स्मॉल बोल्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच इज़ नॉट सूटेबल, हम नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा कि जो है ना सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ पे मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, कम फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो मोमेंट आर्म हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, अच्छा मतलब कि टार्क इज इक्वल टू है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स। ठीक है, अब अगर मोमेंट आर्म इंक्रीज कर दें तो फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी और टार्क सेम प्रोड्यूस होगा, या आप कह दें कि मोमेंट आर्म से टार्क इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मोमेंट टार्क इंक्रीज टार्क, और अगर फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर दें फिर भी टार्क इंक्रीज होता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर प्रोड्यूसिंग सेम टार्क इफ़ द फोर्स इंक्रीजेज मोमेंट आर्म विल डिक्रीज। ठीक है ना, मतलब कि एक 10 न्यूटन मीटर टार्क से हमने नट को खोलना था, ये एक नट है। ठीक है, तो अब अगर एक जगह हम फोर्स अप्लाई करते हैं 2 न्यूटन, दूसरी तरफ अप्लाई करते हैं 5 न्यूटन, तो किस में आर ज़्यादा होगा, 1 के पहले केस में या दूसरे केस में। इस केस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि मोमेंट आर्म कम है, और इस केस में फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि मोमेंट आर्म ज़्यादा है। ठीक है, ये आपकी बुक में एक मैथमेटिकल एग्जांपल है जो है ना, वो भी बड़ी इसकी एक अच्छी एग्जांपल है, एग्जांपल 4.1। ठीक है, सिंपल 4.1। ठीक है, अच्छा ये एक दरवाज़ा है, ये एक डोर है। ठीक है, इसकी ये एक्सेस रोटेशन है जहाँ पे ये घूम सकता है। ठीक है, और ये ऐसे घूमता है। अब एक दफ़ा हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, डिस्टेंस 0 है, मोमेंट आर्म 0 है। एक दफ़ा हम मोमेंट आर्म रखते हैं 0.2 मीटर, और एक दफ़ा हम रखते हैं 0.4 मीटर। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अब बताएं किस में टार्क ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, ज़ाहिर बात है जिस अब अप्लाइड फोर्स सेम है दोनों सूरत में। फ़र्ज़ करें अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, फोर्स है हमारे पास 60 न्यूटन। ठीक है, तो पहला केस क्या है हमारे पास, पहला केस है कि हमारा जो मोमेंट आर्म है R1 वो है 0.4 मीटर। तो टार्क कितना पैदा होगा, टार्क 1 बराबर होगा R1 मल्टीप्लाई F। तो टार्क 1 कितना पैदा होगा, 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 60 न्यूटन। तो टार्क 1 किसके बराबर हो जाएगा, 24 न्यूटन मीटर के। इस जगह पे जब अप्लाई फोर्स करेंगे अब आप फोर्स अप्लाई करें थोड़ा आगे आके
एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये जो जहाँ पे घूम रहा है इसके करीब जाके अब घुमाना मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन फोर्स तो सेम है। अब फोर्स फिर 60 न्यूटन है और मोमेंट आर्म कितना है, वो है 0.2 मीटर। तो अब इस सूरत हाल में अब टार्क 2 किसके बराबर हो जाएगा, कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, R2 मल्टीप्लाई F। तो टार्क 2 किसके बराबर हो जाएगा, R2 कितना है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई 60 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, 12 न्यूटन मीटर। मतलब कि जितना ज़्यादा टार्क होगा उतना ज़्यादा चीज़ को आप आसानी से खोल सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी एग्जांपल पे अब आ जाएँ, तीसरे पॉइंट पे आ जाएँ। तीसरा पॉइंट ये है जो बिल्कुल एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर है। इधर आप हाथ रख के घर के अंदर दरवाजे के अंदर एक्सपेरिमेंट करें, आप दरवाजे को नहीं खोल सकते, जितना आप उसके वो जो कब्ज़ा होता है जहाँ पे वो घूमता है, ठीक है ना। अब इसमें टार्क फोर्स तो वही 60 न्यूटन है और हमने मोमेंट आर्म 0 कर दिया है, 0 मीटर कर दिया है। तो टार्क 3 कितना पैदा होगा, R3 मल्टीप्लाई F। तो टार्क 3 कितना होगा, 0 मीटर मल्टीप्लाई 60 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर। मतलब कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होता तो आप चीज़ को नहीं खोल सकते। ठीक है, तो इस सूरत हाल में किस सूरत में दरवाजे खोलना आसान है, जब आप दरवाजे के एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये जो है ना, ये नीला बना हुआ ये इससे जितने दूर होते हैं, ठीक है, तो 10 दूर कौन सा है, ये 0.4 मीटर वाला है। तो आप ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं 24 न्यूटन मीटर का, तो आप दरवाजे को आसानी से खोल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छी एग्जांपल है, एग्जांपल 4.1। इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी वीडियो को ज़रा शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने टार्क का टॉपिक पढ़ा। मज़ीद अगर टार्क पे आप को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको टार्क का टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर करा दूँ। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। हमारा चैनल नया है तो आप लोगों के कोऑपरेशन से, तामन से ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा और हम मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। ये चैनल मंजूर हुसैन स्कूल ऑफ साइंस का एक प्रोजेक्ट है। माय नेम इज़ शफीकुल्लाह और मैं प्रिंसिपल मंजूर हुसैन स्कूल ऑफ साइंस हूँ। ये डेर इस्माइल ख़ान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़ है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।